गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ एन एपिडेमिक। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक की महामारी होती क्या है। तो इन्होंने बोला है कि एपिडेमिक is defined as the unusual occurrence of a disease or health related event in a community or a region clearly in excess of expected period। इसका मतलब कि महामारी को इस प्रकार इन्होंने परिभाषित किया है, असामान्य रोग या स्वास्थ्य की घटना, कोई भी घटना हो सकती है जो किसी समुदाय या क्षेत्र में संबंधित घटना स्पष्ट रूप से अपेक्षित से ज्यादा घट गई हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसी डिजीज, बीमारी या कोई भी घटना जो एक कम्युनिटी या कोई भी रीजन में जितना हमने मान के चल रहे हैं उससे भी ज्यादा घट गई होगी, तो उस चीज को हम बोलेंगे एपिडेमिक, मतलब महामारी। आउटब्रेक, सेकेंड वाली ये टर्म है आउटब्रेक। आउटब्रेक होता है, द टर्म आउटब्रेक इज यूज फॉर अ स्मॉल अनयूजुअली लोकलाइज एपिडेमिक। जब एक छोटे एरिया में महामारी हो जाती है तो हम उसको आउटब्रेक बोलते हैं। द सिवियरिटी ऑफ एपिडेमिक डिपेंड्स ऑन, सिवियरिटी मतलब कि किस हद तक एपिडेमिक किन किन चीजों पे डिपेंड होती है, वो है एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब हमारे आसपास के वातावरण की कंडीशन कैसी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, वहां पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। थर्ड है सोशियो कल्चरल बिहेवियर ऑफ पीपल, और जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका वहां पे रहन सहन कैसा है, उनका सोशियो कल्चर क्या है। टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स, अब टाइप ऑफ एपिडेमिक्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, जिसको हम के अंदर हमारे दो आते हैं, पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर, और सेकंड वन इज कंटिन्यूअस और मल्टीपल एक्सपोजर। फिर सेकंड हमारा आता है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स। प्रोपोगेटेड जो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट हुई हो, उसमें होगा, पहला है उसके अंडर पर्सन टू पर्सन, दूसरा है आर्थ्रोपोड वेक्टर, तीसरा एनिमल वेक्टर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे हमारा प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स के हैं, और तीसरा है स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक्स। Management of epidemic involves step-by-step activities starting from forecasting to prevention for future occurrence। तो एक एपिडेमिक है, कोई महामारी है, तो उसको हमें कैसे खत्म करना है, उसके हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप टू स्टेप, मतलब एक के बाद एक एक्टिविटीज का स्टेप होता है कि अगर एक करेंगे तो दूसरा, ऐसा होता है। और ये स्टार्ट होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब किसी चीज का हमें अनुमान लगाने से प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर अकरेंस, और उस चीज को हम एक तो पहले अनुमान लगाया, वहां से ये इसका इनिशियल स्टेप है, और लास्ट स्टेप है प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर अकरेंस। उसको प्रिवेंट करा, उसको ऐसी हमने अपनी कम्युनिटी में लोगों को एक्टिविटी सिखाई, ऐसी आदतें डालने को बोला, ठीक है, ऐसी प्लानिंग करी ताकि वो फ्यूचर में दोबारा ना हो वो महामारी। स्टेप ऑफ एपिडेमिक, सबसे पहला है फोरकास्टिंग ऑफ एपिडेमिक, मतलब कि हमने अनुमान लगाना किसी महामारी का। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ एपिडेमिक मतलब इन्वेस्टिगेट, खोजना उसको। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक, उस महामारी का कंट्रोल करना। लास्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक, उस महामारी को प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है जो स्टेप बाय स्टेप से चलती है। पहले फोरकास्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्ट वन इज प्रिवेंटिंग। तो अब हम पहले पढ़ेंगे फोरकास्टिंग ऑफ एपिडेमिक्स, मतलब हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे किसी भी महामारी का। तो इसमें हमारा आता है पहला स्टेप, फोरकास्टिंग इज अर्ली वार्निंग सिस्टम टू गेट प्रिपेयर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इम्पेंडिंग एपिडेमिक्स, मतलब कि ये एक तरीके की चेतावनी है जो हमें महामारी हो सकती है आगे जाके, उस महामारी से निपटने की पहले ही हमें चेतावनी दे दी जाती है। सेकेंड है इट इज मोर अप्रिशिएट इन साइक्लिक एंड सीजनल एपिडेमिक वेयर द पैटर्न हैज बीन स्टडीड फ्रॉम द पास्ट डेटा। इसका मतलब कि ये ज्यादातर जो साइक्लिक महामारियां होती हैं, जैसे तूफान, जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्री जो तट होते हैं, वहां पे रहने वाले लोगों को पहले ही पता होता है कि सुनामी, हमारा इस समय में सुनामी के आने की आशंकाएं ज्यादा होती है।
ठीक है। तो ऐसे लोगों को पहले ही मतलब पास्ट से एक्सपीरियंस होता है कि कौन से समय में कौन सी महामारी आने के ज्यादा चांसेस है, तो उससे ही पहले उसको फॉरकास्टिंग कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, अनुमान लगा लेते हैं। बाय फॉरकास्टिंग वन may not totally prevent the epidemic but definitely control its severity and spread to other areas। तो फॉरकास्टिंग से अनुमान लगाने से ऐसा नहीं है कि पूरी ही पूरी वो आपदा, पूरी ही पूरी वो हमारी महामारी कंट्रोल हो जाएगी या प्रिवेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस ये है कि पहले वो जितना बुरी तरीके से सब चीज खत्म कर सकती थी, एरियाज को अफेक्ट कर देगी, स्प्रेड कर देगी, वो उससे कम दर पे हम कर सकते हैं फॉरकास्टिंग, अनुमान लगा के। अब मेथड्स ऑफ फॉरकास्टिंग है कि हम कैसे कैसे अनुमान लगा सकते हैं। पहला है स्टडी ऑफ इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस रेट। उस जगह का हम बारे में पढ़े, मतलब कि उस बीमारी का उस जगह में क्या इंसिडेंस रेट है, क्या प्रिवलेंस रेट है, ठीक है। डिजीज स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। डिजीज एक बीमारी को लेकर, मतलब सब बीमारियों के क्या मृत्यु दर है, क्या उनका बीमारी दर है। एज एंड सेक्स वाइज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, एज और उनके जेंडर, उनके लिंग के हिसाब से उस बीमारी के क्या मृत्यु दर है और क्या उस बीमारी को फैलने वाला दर है। The various data are tabulated month-wise and year-wise for at last 3 years for comparison study of the pattern of disease। इसको हम जो हमें डाटा ऐसा इकट्ठा करेंगे, ये मृत्यु दर और इन सब का दर को, तो इसको हम हर मंथ वाइज इकट्ठा करेंगे और मंथ वाइज इकट्ठा करके हम उसको एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर डाल देंगे। उसके बाद उसको लास्ट के बीते हुए 3 साल के जो डेटा हमारे पास पड़ा होगा उसके साथ कंपेयर करके रखेंगे, पैटर्न ऑफ डिजीज की, डिजीज का पैटर्न क्या था। सेकेंड है देन द कलेक्टेड डेटा इज प्लॉटेड ऑन ग्राफ। जो हमने कलेक्ट करा है डेटा उसको हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे फॉर इमीडिएट डिटेक्शन इज वीक एंड विजुअल अप्रिसिएशन थ्रू टेन एनालिसिस ऑफ द डिजीज। इसके बाद ताकि हम इजीली उसको देख सकें, विजुअलाइज कर सकें कि कौन सी बीमारी का दर किस समय सबसे ज्यादा होता है और उस टाइम पे कितने लोग मरते हैं, उन मरने वालों में से भी कितने आदमी हैं, कितने महिला हैं, ये सब चीजें। फिर है प्लॉटिंग ऑफ डेटा ऑन मैप ऑफ लोकल एरियाज हेल्प इन इमीडिएट असेसमेंट वेदर द केसेस आर ग्रुप्ड और क्लस्टर। तो ऐसे प्लॉटिंग करने से मैप में हमें पता चल जाता है कि एक लोकल एरिया में इमीडिएट असेसमेंट, मतलब देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वो जो केसेस हैं वो ग्रुप में हो रहे हैं या फिर क्लस्टर में हो रहे हैं। फोर्थ है पॉइंट इन स्पाइट ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग एन एपिडेमिक कैन नॉट बी अबॉर्टेड। ठीक है, तो अगर हमारा अच्छे से हम एक्यूरेट तरीके से अनुमान लगा रहे हैं किसी महामारी का, तो उससे हमारा कैन नॉट बी अबॉर्टेड। अब सेकेंड स्टेप है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। ठीक है, इसमें है the occurrence of epidemic always signals some significant shift in existing balance between the agent, host and environment। तो कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी का आने का सिग्नल ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल बैलेंस होगा एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, क्योंकि ये तीन एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट किसी भी बीमारी को फैलाने के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एजेंट जहाँ से बीमारी आएगी, होस्ट जिसको बीमारी होगी और एनवायरनमेंट मतलब उस समय में आसपास की क्या कंडीशंस नीडेड होंगी। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जब भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो देखेंगे कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट में थोड़े कुछ तरीके का इम्बैलेंस है, इसी की वजह से वो एपिडेमिक हो गई, महामारी हो गई। फिर है हमारा इन एन अनफॉर्चुनेट अकरेंस ऑफ एन एपिडेमिक द केस इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी स्टार्टेड टू कंफर्म द एपिडेमिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे इन्वेस्टिगेशन के। पहला है टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एपिडेमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड पता लगाना है महामारी का, किस हिसाब से, किस टाइम पे, क्या प्लेस थी और कितने लोग को उस महामारी की वजह से उसका शिकार हो गए। सेकेंड है टू डिटरमाइन
पर्टिकुलर कंडीशन एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस। तो हमें दूसरा है कि इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता लगाना होता है कि क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये महामारी आई है। थर्ड है टू आइडेंटिफाई द कॉज, सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, की हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉज था उस बीमारी का, क्या सोर्सेस थी और क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। फोर्थ है टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट रीअकरेंस, ठीक है, और पहले से ही हमें रिकमेंडेशंस बना के रखनी है, ठीक है, ताकि वो जो रीअकरेंस है, वो जो दोबारा होने वाली जो चीज है इन्वेस्टिगेशन की, वो ना हो। स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। अब स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। सबसे पहले हमें जो डायग्नोसिस होता है उसको वेरीफाई करना है। सेकेंड है कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एपिडेमिक, फिर हमें जो महामारी है उसकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना है। थर्ड है डिफाइनिंग पॉपुलेशन एट अ रिस्क, फिर जो पॉपुलेशन उस टाइम रिस्क में है, खतरे में है उस महामारी के, उसके बारे में बताना है। फोर्थ है रैपिड सर्च फॉर ऑल एरियाज इन ऑल केसेस इन एरियाज, ठीक है, फिर रैपिड जल्दी से हमें सर्च करना है सब एरियाज में, उन एरियाज में जहाँ पर ये केसेस पाए जा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर वो जो डेटा हमें मिल रहा है इस वाले पॉइंट में जो हमने इकट्ठा किया है उसको हमें एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से जांचना है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हमें हाइपोथेसिस बनाने हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि जो हाइपोथेसिस है हमारे वो सच है कि नहीं है। इवेल्युएशन इकोलॉजिकल फैक्टर, देन एक्सपेंड द सर्च इन अदर एरियाज, ठीक है, पहले तो हमने कुछ कुछ एरियाज दिए थे, फिर हमको वो जो सर्च है वो अपने और ज्यादा एरियाज तक पहुंचानी है। उसके बाद है राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद हमें जो फाइनल रिपोर्ट है हमारी वो लिखनी है। तो हमारे अब जैसे हमने ये 10 स्टेप्स पढ़े, अब वो 10 स्टेप्स अच्छे से इन्होंने एक्सपेंड करके दे रखे हैं। तो पहला है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस में है द इनिशियल रिपोर्ट में भी spurious and arise from misinterpretation of the clinical features. It is therefore necessary to have the verification of diagnosis on the spot, ठीक है। तो फिर कभी कभार क्या होता है, जो क्लिनिकल फीचर्स हमें पेशेंट में मिलते हैं वो हमारे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, मतलब हमने गलत लगा लिए होते हैं, ठीक है। इट इज देयरफॉर, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है टू हैव वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑन द स्पॉट। तो हमारा जो डायग्नोसिस है, जो हमने उसकी बीमारी पता लगाई है, वो हमें उसी जगह पे ऑन द स्पॉट वेरीफाई कर सकें। सेकेंड है अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल केसेस आर सफिशिएंट, ठीक है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम जो कर रहे हैं सैंपल केसेस का, वो सफिशिएंट होना चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्लिनिकल सैंपल होने चाहिए। थर्ड है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर मोस्ट यूजफुल टू कंफर्म डायग्नोसिस, ठीक है, फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टू कंफर्म द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस है पेशेंट का उसको कंफर्म करने के लिए। सेकेंड है कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, फिर कंफर्मेशन हमें कैसे करनी है उस महामारी की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए। सबसे पहला है एन एपिडेमिक इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द नंबर ऑफ केसेस यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन द एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। देन थर्ड वन इज डिफाइनिंग पॉपुलेशन एट रिस्क, फिर हमें पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करना है, कैसे बताना है उसके बारे में जो पॉपुलेशन उस समय खतरे पे है। सबसे पहला उसमें क्या होता है, हमें ऑब्टेन अ लोकल एरिया मैप कंटेनिंग नेचुरल लैंडमार्क रोड एंड लोकेशन ऑफ ऑल ड्वेलिंग, ठीक है। तो हमें इस जो लोकल एरिया जहाँ पे ये महामारी का हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस जगह का नेचुरल लैंडमार्क, जो नेचुरल लैंडमार्क्स हैं, रोड्स हैं वहाँ की, कच्ची पक्की कैसी भी, उसकी हमें अच्छे से एक मैप मिला होना चाहिए। काउंटिंग द पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स शुड बी कैरिड आउट, और हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका एक्यूरेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितने लोग हैं वो पता होने चाहिए, और वो भी एज वाइज और उनके जेंडर वाइज, उनके लिंग के हिसाब से। चौथा है रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस इन एरिया, ठीक है, फिर हमें जल्दी जल्दी सर्च करना है उस एरिया में जितने भी केसेस हैं। जैसा पहले मेडिकल सर्वे शुड बी कैरिड आउट इन डिफाइंड एरिया टू आइडेंटिफाई ऑल केसेस, ठीक है, तो मेडिकल सर्वे हमें करना है, should be carried out in defined area to identify all cases, ठीक है।
उस एरिया में, उस मेडिकल सर्वे में हमें उस उनका उस एरिया में जो हमने डिफाइन कर रखा है उनका अच्छे से हमें मेडिकल सर्वे करना है, ताकि हमारा जितने भी केसेस हैं हम उन सबकी पहचान कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। फिर सेकंड, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट और केस इंटरव्यू फॉर्म शुड बी डिजाइन टू कलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। या फिर हम एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट यूज कर सकते हैं या फिर केस इंटरव्यू। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट मतलब इसमें पेशेंट को खुद भरना होगा, और केस इंटरव्यू फॉर्म मतलब हम पेशेंट से पूछेंगे। तो ये एक रेलिवेंट हमारा टूल है जिससे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं हमारी जितना भी केसेस। तो तीसरा है, द इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड रिलेवेंट टू द डिजीज अंडर स्टडी। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन हम पेशेंट से लेंगे वो सब रेलिवेंट होनी चाहिए हमारी डिजीज से, और हमारी वो सब कुछ हमारी स्टडी के अंदर आना चाहिए। देन फिफ्थ वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा, इसमें क्या करेंगे, द डेटा कलेक्टेड शुड बी on ongoing basis under classical parameters like time, place and person। तो एनालिसिस करना है हमने, हमें जो डेटा मिल रखा है उनका किन किन पैरामीटर पे, टाइम पे, प्लेस पे और पर्सन के हिसाब से हमको उसका एनालिसिस करना है। फिर है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम, प्लेस एंड पर्सन शुड बी रीअरेंज्ड इन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंटल मॉडल। फिर जो हमें टाइम, प्लेस और वो पर्सन मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, उसको हमें कैसे अरेंज करना है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट वाले मॉडल में अरेंज करना है। फिर है हमारा टाइम, प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑन सेट एंड कंस्ट्रक्ट एपिडेमिक कर्व। ठीक है, हमें क्रोनोलॉजिकल एज में डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ रखना है, मतलब 2009 में कितना था, फिर 2010 में कितना, 11, 12 ऐसे करके। ठीक है, तो जिससे हमें आराम से जो एपिडेमिक कर्व है, जो महामारी का जो कर्व है, वो हमें आसानी से मिल जाएगा अगर हम उसको अपने ग्राफ में रखेंगे। एपिडेमिक कर्व में सजेस्ट, एपिडेमिक कर्व होता है वो, उससे हमें क्या पता चलता है, टाइम रिलेशन विद एक्सपोजर टू अ सस्पेक्टेड सोर्स। ठीक है, हमें टाइम रिलेशनशिप मिलता है। इस टाइम रिलेशनशिप मतलब कि किस समय पे और कितना बीमारी का दर था, उसका हमें कर्व से हमें ये पता चलता है। सेकेंड है, वेदर इट इज कॉमन सोर्स और प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। ठीक है, कॉमन सोर्स मतलब एक ही जगह से हुआ है या फिर अलग अलग जगहों पे ऐसी महामारी हो रही है, तो ये भी हमें एपिडेमिक कर्व से मिलेगा। वेदर इट इज सीजनल और साइक्लिक पैटर्न। ठीक है, ये सीजनल और साइक्लिक पैटर्न है कि नहीं। सीजनल और साइक्लिक पैटर्न मतलब कि सीजन वाइज आ रहा है, कि हर सर्दियों में ऐसा हो रहा है, कि हर गर्मियों में, तो हर सीजन वाइज हो रहा है या फिर हर साइकिल वाइज, ये भी हमें उस ग्राफ से देखने में मिलेगा। फिर है हमारा प्लेस। प्लेस में हमारा आएगा स्पॉट मैप, जिसको हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ऑफ केसेस इन रिलेशन ऑफ पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज वाटर सोर्स, एयर पॉल्यूशन, फूड एंड ऑक्यूपेशन शुड बी प्रिपेयर्ड। प्लेस में हमें क्या पता चलेगा, स्पॉट मैप से हमें पता चलेगा कि वहाँ का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था इन रिलेशन द पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से, जैसे कि वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसी थी, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन कैसा था, फूड, ऑक्यूपेशन शुड बी प्रिपेयर्ड। देन स्पॉट मैप में प्रोवाइड एविडेंस ऑफ स्पॉट मैप, उससे हमें एविडेंस मतलब प्रूफ मिलता है सोर्स ऑफ डिजीज का, कि डिजीज का एक्चुअल सोर्स क्या थी, मोड ऑफ स्प्रेड क्या था उस डिजीज का। इसके बाद पर्सन एनालाइज द डेटा बाय एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड अदर पॉसिबल रिस्क। तो पर्सन से हमें क्या पता चलेगा कि किस एज के स्पेसिफिक लोग, ठीक है, कौन से जेंडर के, मेल थे या फिर फीमेल थे, किस ऑक्यूपेशन के लोग, मतलब क्या वो काम कर रहे थे, और भी ऐसे फैक्टर जो कि रिस्क फैक्टर है, वो भी हमें इससे देखने को मिलता है। फिर है, वी कैन डिटरमाइन द अटैक रेट, केस फैटेलिटी रेट फॉर दोज हु एक्सपोज। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितना अटैक रेट था, मतलब उस महामारी ने वहाँ की आम जनता को, पॉपुलेशन को कितना अटैक किया, कितने केस उस महामारी की वजह से सेटल हुए, मरे। ठीक है, ये भी जो उस
महामारी से एक्सपोज हुए, तो वो भी हमें पता चलता है। देन 6th और 7th पॉइंट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑन बेसिस ऑफ टाइम, पर्सन एंड place, distribution, and agent host environment model formulate the hypothesis to explain the epidemic in terms of, तो जैसे हमारा टाइम, प्लेस और पर्सन या फिर एज, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट का जो मॉडल हमने तैयार किया था, तो उससे हमारा हाइपोथेसिस बनाने में इजी रहता है। और हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है कि पॉसिबल सोर्स क्या थी उस इन्फेक्शन के, पॉजिटिव एजेंट क्या था, पॉसिबल मोड ऑफ स्प्रेड क्या था, मतलब किस वजह से ये स्प्रेड हो रहा था ये इन्फेक्शन इतना, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे उस टाइम पे इन्वॉल्व थे उस महामारी को आगे करने में। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ऑल रीजनेबल हाइपोथेसिस शुड बी डन विद नोन फैक्ट्स। ठीक है, जितने भी रीजनेबल हाइपोथेसिस थे वो हम डन विद नोन फैक्ट्स। ठीक है, वो हम टेस्ट कर रहे थे, हमारे जो हमें पता थे, नोन फैक्ट थे हमारे, उनको हम रीजनेबल हाइपोथेसिस से टेस्ट कर रहे थे। एट है इवेल्युएशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें पहला पॉइंट है इकोलॉजिकल फैक्टर which have made epidemic possible should be investigated, such as sanitary status of eating establishment, then water supply, movement of human population, and atmospheric changes. Then one of the primary concern is to relate the disease to environmental factors to know the source, reservoir, and the mode of transmission. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इस चीज में हम लोगों को यह पता लगाना था, यह कंसर्न था हमारा कि हमें उस डिजीज का इन्वायरमेंटल फैक्टर पता चले कि क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर थे जिसकी वजह से वो डिजीज आई, क्या सोर्सेस थे, क्या रिजर्वायर था, और क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, किसकी वजह से वो फैल रहा था। 9th पॉइंट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क। A study of population at risk should be done to obtain additional information. इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन ऑफ रिस्क हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में शुड बी डन टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो उससे हमें क्या पता चलता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब एक्स्ट्रा में कोई चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है हम लोग को। दिस में इन्वॉल्व मेडिकल एग्जामिनेशन, इससे हमें मेडिकल एग्जामिनेशन पता चलता है, मतलब इसके अंदर आता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के स्क्रीनिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड फूड, फीसेस और ब्लड सैंपल। 10th है हमारा राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट। द फाइनल responsibility of investigative team is to prepare a written report to document the investigation findings and recommendation। तो लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है, मतलब जो पता लगाने वाली जो टीम शुरू से एंड तक इन्वॉल्व थी, उनका यही काम होता है कि जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिली, जो भी डेटा गैदर हुआ, उसको अच्छे से लिख कर रखना है। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है ताकि आगे का कुछ फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन उसके हिसाब से हम बताते हैं। The written report should be submitted in standardized form to public health authorities, including the Ministry of Health। फिर उसके बाद जो रिटर्न रिपोर्ट है हमारी, वो हम उसको पब्लिक ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज के जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर रख के हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट करते हैं। Simultaneous to data collection and hypothesis formation, steps should be taken to control the epidemic। साथ ही साथ जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे जिस समय और हाइपोथेसिस बना रहे थे, उसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं जिससे हमारी वो महामारी कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। These measures depend upon knowledge of etiological agents। तो ये हम कैसे कर सकेंगे, ये डिपेंड होता है हम हमारा को कितनी नॉलेज है उस इटियोलॉजिकल एजेंट के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस उससे ये ट्रांसमिट हो रहा है ये इन्फेक्शन, अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, और भी जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स आर नेसेसरी फॉर पेशेंट आइसोलेशन। जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हम पेशेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आइसोलेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, पृथक्करण करना उनका, और जो उनके आसपास जो चीजें हैं उनको डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्ट करना, देयर कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो उनके कॉन्टेक्ट में लोग आए उनको क्वारंटाइन करना, एंड कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। और जो कम्युनिटी है उनका प्रॉपर तरीके से उनको इम्यूनाइज करना, वहाँ के लोगों को
वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ये सब आएगा। फिर हमारा सेकेंड लास्ट है कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक। अब हमें कैसे कंट्रोल करना है एपिडेमिक को? द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक वन मस्ट हैव इंफॉर्मेशन। कंट्रोल करने के लिए किसी भी महामारी को सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे पहली इंफॉर्मेशन की उस महामारी का सोर्स क्या है, मतलब किसकी वजह से हुआ, क्या उसका पॉजिटिव एजेंट था। डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, मतलब किस दर से वो बीमारी बढ़ रही है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो बीमारी कैसे एक जने से दूसरे जने को ट्रांसमिट हो रही है। थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इज यूज टू कंट्रोल द एपिडेमिक। तीन प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो डिजीज के जो प्रचलन दर है उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं महामारी के समय में। वो है रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, या तो जहां से हमारा वो इन्फेक्शन आ रहा है सोर्स है उसको ही रिमूव कर दे, उसको ही निकाल दे। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन है एक से दूसरे की तरह जो ट्रांसमिशन फैल रहा है जिस वजह से हम उसको प्रिवेंट कर दें। फिर है वेक्टर कंट्रोल मेजर, ठीक है, जिस वेक्टर की वजह से, जिस कीड़े की वजह से, जिस इंसेक्ट की वजह से वो पॉजिटिव एजेंट की वजह से वो एक दूसरे के पास हो रहा है उसको हम कंट्रोल करें। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो हम पहले कैसे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को रिमूव कर सकते हैं? पहला है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड केसेस। पहले तो है हमारा जितने भी हमारे इन्फेक्टेड केसेस हैं, जो हमारे उस बीमारी से ग्रस्त जो केसेस हैं, हम उसको ट्रीटमेंट दें, उनको इलाज दें। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जो रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन है जिसमें इन्फेक्शन है हम उसको ही खत्म कर दें। तीसरा है रिमूवल या फिर करेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, या तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को करेक्ट करें या तो उसको निकाल के ही रखें। फिर है प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड केसेस। जो इन्फेक्टेड केसेस है हम उन सबको आइसोलेट करके रखते हैं, पृथक्करण कर दें। फिर है हैंड वॉशिंग एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, समय समय पे हाथ धोना लोगों को बताएं, ठीक है, और पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स पहन कर रखें। जैसे कोरोना का समय है तो हमें कोरोना से बचने के लिए हमें सरकार क्या बोलती है कि समय समय पे हाथ धो, ठीक है, आइसोलेशन करके रखो मरीजों को, ठीक है। और अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनो, अगर आप उन पेशेंट से मिल रहे हो उस टाइम पे आपको पूरा पीपीई किट पहननी है, नहीं तो उस बीमारी को ट्रांसमिशन से रोकने के लिए आप हमेशा डबल मास्क पहन के रखो। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ फोमाइट्स, अब जितने भी फोमाइट्स हैं मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि उस पेशेंट का यूज करे गए कपड़े, उसका स्पूटम, ठीक है, उसके वॉमिटिंग या जो भी चीजें हैं, उसका टॉवल, हैंकरचीफ, जो भी चीजें हैं उसको प्रॉपर से डिस्पोज करें या फिर हम उसको प्रॉपर से डिसइंफेक्टेंट करें रीयूज करने से पहले। इम्प्रूव एनवायरमेंटल सैनिटेशन, और जो एनवायरमेंट की सैनिटेशन है, आसपास की जो सफाई है हम वो भी रखनी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ठीक है, फैमिली और नेबरहुड को भी से भी हमें कॉन्टैक्ट करके रखना है कि उनमें से कुछ किसी को कोई बीमारी तो नहीं हुई, ये बीमारी को ट्रेस करके रखने को बोलते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, फिर आपको जो लग रहा है कि ये केसेस सस्पेक्टेड हैं तो उनकी हमें स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। क्वारंटाइन ऑफ माइग्रेटेड केसेस, फिर माइग्रेटेड जो केसेस है उनको हमें क्वारंटाइन करके रखना है कुछ समय के लिए। हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हमें। फिर है इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ सस्पेक्टेड थ्रू इम्यूनाइजेशन एंड प्रोफिलेक्टिव ड्रग्स, ठीक है। फिर हम उस बीमारी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों को इम्यूनाइज करके रख सकते हैं, इंजेक्शन लगा के रख सकते हैं, वैक्सीन लगा देंगे या फिर प्रोफिलेक्टिव ड्रग दे देंगे पहले से कि वो बीमारी ना हो, इसके लिए हमने पहले से ही उनको मेडिसिन दे दिया। वेक्टर कंट्रोल मेजर, वेक्टर कंट्रोल मेजर में है कि प्रिवेंशन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, फ्लाइज एंड फ्लीज, मतलब कि हमें जो ब्रीडिंग होती है हमारे मच्छर मक्खियाँ इन सब की हमें उसको प्रिवेंट करनी है, रोक के रखनी है, ना हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट वेक्टर थ्रू इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और एडल्ट वेक्टर हैं उनको हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज करके डिस्ट्रक्ट करना है। तीसरा पर्सनल प्रोटेक्शंस लाइक यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, यूज
हॉट फूड एंड फिल्टर्ड वाटर। और पर्सनल प्रोटेक्शन, हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन कैसे रख सकते हैं कि सोने से पहले या जहाँ आप रह रहे हैं उधर मॉस्किटो नेट लगा के रखें। यूज हॉट फूड, ठीक है, गर्म खाना खाएं, अच्छा फिल्टर हुआ पानी पिए। इंक्रीज पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की सफाई रखें। इम्प्रूव इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, अपनी इन्वायरमेंट की सैनिटेशन का ध्यान रखें। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक। प्रिवेंशन, अब हम उस लास्ट स्टेप पे कि वो एपिडेमिक, वो महामारी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका है दिस इज सेइंग दैट मोर यू स्वेट ड्यूरिंग द पीस, लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, ये एक कोट है कि जितना आप पसीना बहाओगे पीस के टाइम पे, उतना ही ज्यादा आप कम खून बहाओगे वॉर के टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितना आप प्रिवेंट करके रखोगे उस बीमारी को, उतना ही वो बीमारी आपको कम हार्म पहुंचाएगी। अप्रोप्रिएट मेजर एट राइट टाइम, राइट प्लेस, इन राइट क्वांटिटी कैन प्रिवेंट द सिवियरिटी ऑफ एनी एपिडेमिक। ठीक है, तो इसी का ये जो कोड दे रखा है उसी को हमने अपने जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करके ऐसे लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएट मेजर एट राइट टाइम, अप्रोप्रिएट सही अगर हम कदम उठाए सही समय पे, ठीक है, सही जगह पे और सही क्वांटिटी में, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट द सिवियरिटी ऑफ एनी एपिडेमिक। तो इससे कोई भी जो भी सिवियरिटी है किसी भी बीमारी की वो कम हो जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर्स, और प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो है इम्प्रूवमेंट ऑफ हाइजीनिक लेवल, अपनी हाइजीन का जो लेवल है पॉपुलेशन में उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है। वैक्सीनेशन, प्रॉपर समय से वैक्सीनेट करके रखना है लोगों को। प्रोफिलेक्टेड डिसइंफेक्टेंट करके रखना है। रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ कैरियर्स, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टाइम टू टाइम पॉपुलेशन में, ग्रुप्स में जा जाके। इन्वायरमेंटल मेजर्स, इन्वायरमेंटल मेजर्स में आएगा हमारा लाइट एंड वेल वेंटिलेटेड हाउस। हमें लोगों को बोलना है कि घर में अच्छी प्रॉपर तरीके से लाइट होनी चाहिए और घर अच्छे हमारे खुले हवादार होने चाहिए। क्लीन पोर्टेबल वाटर सप्लाई, और घर में पीने के लिए साफ पानी होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, कूड़े का गंद का अच्छा घर में डिस्पोजेबल मैनेजमेंट होना चाहिए कि अच्छी कि कूड़ा एक ही जगह फेंके ऐसे, ठीक है, घर के आसपास कूड़ा ना फेंके, नालियों में कूड़ा ना डाले। एडिक्वेट सीवेज सिस्टम, ठीक है, और घर में जो नालियों का सिस्टम है, सीवेज जहाँ गंदा पानी जाके इकट्ठा होता है उसका भी अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अब लास्ट है हमारा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कैसे है, आइडेंटिफाई अ नोडल ऑफिसर एट अ स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमें जिस स्टेट में वो महामारी हुई है वहां के हमें नोडल ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए, चाहे तो वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। सेकेंड है स्ट्रेंथन रूटीन सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, और जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है उसको हमें और मजबूत बनाना है। कॉन्स्टिट्यूट रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, हमें रैपिड रिस्पॉन्स टीम डेवलप करनी है। ट्रेन मेडिकल एंड अदर हेल्थ केयर पर्सनल, ठीक है, और जो मेडिकल हेल्थ केयर पर्सनल होते हैं और हमारे उस डॉक्टर नर्सेज हैं, ठीक है, वार्ड बॉय, एएनएम, इन सबको हमें अच्छे से ट्रेन करके रखना है कि अगर कल को कोई महामारी आ गई तो उससे उनको कैसे लड़ना है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ लेबोरेटरीज, ठीक है, फिर सारा लेबोरेटरीज प्रयोगशाला के बारे में हमको लिस्ट बना के रखनी है। लिस्ट द हाई रिस्क पॉकेट, जो ग्रुप्स हमें लग रहे हैं कि इन ग्रुप्स में ये बीमारी ज्यादा हो सकती है, ये रिस्क में, उनका लिस्ट बना के रखनी है। स्टैब्लिश रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम, और लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। अंडरटेक इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हमको टाइम टू टाइम कैरी आउट करानी चाहिए पॉपुलेशन पे। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, ठीक है, और जो एरियाज हमें लग रहे हैं कि यहाँ पर वो महामारी हो सकती है, वहाँ पे जो डेली का एसेंशियल जरूरतमंद चीजें हैं वो वहाँ पे उन लोगों को इजीली मिलनी चाहिए। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, और हर सेक्टर में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लास्ट है हमारा The basic lines of action during in the epidemic include preparedness and intervention। तो बेसिक हमारी गाइडलाइन है, जनरल लाइन है हमारी महामारी के समय में, वो है हमारा प्रिपेयरनेस। हमको अपनी पॉपुलेशन को प्रिपेयर करके रखना है किसी भी महामारी के आने से पहले, और इंटरवेंशन कि अगर वो आ जाए तो हमें कैसे इंटरवेन करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ये सब भी हमें हमारे पास
होना चाहिए। फिर सक्सेस इन डीलिंग विद एन एपिडेमिक डिपेंड्स लार्जली on the state of preparedness, achieving in advance of action. Thank you.